हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का यह 9वां अध्याय का दूसरा पार्ट होगा महिलाओं की स्थिति एवं सुधार का। तो दूसरे पार्ट में हम चलेंगे, तो चलिए चलते हैं। दूसरा पार्ट में कहाँ छोड़े थे? पहले पार्ट में तो राजा राम मोहन राय समाप्त हो गए थे, प्रार्थना समाज समाप्त। हाँ, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर चलेंगे। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह 1820 से 91 इनका जीवन काल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। विधवा विवाह, अब जो है विधवा आदमी मतलब औरत जो है वो विवाह कर सकते हैं, ये आंदोलन चलाया गया। जिसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने दिया था, उसी प्रकार से। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिस पर धर्म की मोहर लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि यह सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं रहे। ये हो गए तस्वीर। चलिए आगे है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। ये याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय किनको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अंग्रेज सरकार ने तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, कौन था? तो गवर्नर जनरल उसमें देखिए विलियम बेंटिक था, इसमें कौन है? तो डलहौजी ने उनके सुझाव को मानते हुए 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। दोनों आपको याद रखना है। एक याद रखना है सती प्रथा किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1829 में। किसके द्वारा करवाया गया? उसमें गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पर और याद रखना है क्या? तो उन्होंने सभ्य जो है यहाँ पर ब्रह्म सभा, ये जो पहले ब्रह्म सभा था ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना किसने की? 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को अंत करवाने वाले राजा राम मोहन राय। अब देखिए यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को जो है यहाँ पर चालू करवाने वाले कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब किया गया? 1856 में। और कानून जो है बना किनके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर थे इनके समय में। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को क्या दिया? मान्यता प्राप्त कर दिया। समझ गए? ये 1856 याद रखना, हमने 1-2 बार आपको बता दिया। चलिए आगे चलेंगे। विधवा पुनर्विवाह को एक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, पर सामाजिक स्वीकृति के लिए लंबे समय तक कठिन परिस्थिति बनी रही। यहाँ पर वैधानिक मतलब कानून तो बन गया, लेकिन समाज अभी भी जो है कह रहा था ना, नहीं होगा। और यह देखिए विधवा विवाह के विरोधियों ने ईश्वर चंद्र का भी बहिष्कार किया। अब यहाँ पर विरोधी रहेगा तो यहाँ पर तो करवे करेगा ना। चलिए आगे चलिए कि यहाँ पर है विद्यासागर के प्रयासों ने सुधार की प्रवृत्ति को नया बल दिया, जिसके आधार पर बाद में यहाँ पर देखें, बाद में एज ऑफ कंसेंट मतलब सहमति आयु विधेयक, ये भी याद रखना है। एज ऑफ कंसेंट मतलब सहमति आयु विधेयक लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। जिसने क्या किया? भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। ये बेचारे फंस जाते हैं खुद, ये जो है बेचारे खुद फंसते हैं। चलिए, केशव चंद्र ने इसको आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। किसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इस कानून ने बहु विवाह का विरोध किया। मतलब इस कानून ने क्या किया? बहु विवाह का विरोध किया, और विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। कितना? तो जो बहु विवाह है वो भी जो है अब नहीं होगा। और यहाँ पर जो है उम्र फिक्स कर दिया कि लड़की का जो उम्र होगा वो 14 और लड़का का 18 होगा। पर यहाँ पर देखिए फंस गए बेचारे। पर जब केशव चंद्र ने अपनी
जो है सेन केशव चंद्र ने अपनी अल्प आयु बेटी का विवाह किया, तब भारतीय समाज में मौजूद विसंगतियां सामने आई। बेचारा ये कानून बनाए 14 से 18, लेकिन ये बेचारे अल्पायु में ही अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। और जब तब ये समाज तो देखता है, समाज को मौका दीजिए, वो चौका खट मार देगा। मौका दीजिए, समाज को छोड़ेगा नहीं, पग पग देखेगा। पग जो है आलोचना करने में समाज छोड़ता है ना, कभी नहीं। सिर्फ एक बार तो दे दीजिए, वो घी डालते रहेगा। आग लगा दीजिए, देखिए घी डालते रहेगा, धधकते रहेगा धुआं। यहाँ पर देखिएगा, आगे चलिएगा, आग जो है उसमें आपको कभी बंद नहीं होने देगा। आगे है केशव चंद्र बेचारे फंसे। अब देखिए क्या हुआ, तो ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज ने भी अपने संगठनों के द्वारा स्त्री उत्थान से संबंधित विषयों को पूर्ण समर्थन दिया। ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों जो है इसकी स्त्री का उत्थान हो, इसे जो है वो समर्थन उनका किया गया। लेकिन आपको केशव चंद्र का नाम एक यहाँ पर एक दो बार आपसे पूछा जाता है, तो एक दो बार यहाँ पर आप याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन जो यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है, इनके ही परिणाम स्वरूप 1800 जो है यहाँ पर 56 के बाद ये आते हैं, 78 तक जो है इनका काम होता है। इसमें जो है ये मतलब 78-80 तक जो है इनका फिर देखेंगे तो विवाह हो जाता है। ये कहानी है, पूरा आप पढ़िएगा तो केशव चंद्र का पूरा कहानी है। और ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और यह जो एक बिल पारित जो होता है, लागू होता है, एज ऑफ कंसेंट मतलब सहमति आयु विधेयक, इतना सहमति होना चाहिए, तो लागू हुआ। और लागू हुआ जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध भी किया इसका। और केशव चंद्र ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, और जिसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हो गया। और इस कानून ने जो बहु विवाह होता था, 10-20 जो विवाह करता था, उसका जो है यहाँ पर विरोध हो गया, बहु विवाह। और विवाह की जो है न्यूनतम जो है आयु कितना वर्ष रखा गया, 14 वर्ष। और जो है लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14। लेकिन ये तो बेचारे फंस जाते हैं, तो खुद समाज यहाँ पर चौका का मौका मारता है, कहता नहीं होगा। चलिए आगे है कि रामाबाई, ये है रामाबाई। अब रामाबाई के बारे में पढ़ेंगे हम। तो रामाबाई संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था, ये संस्कृत की महान विद्वान पंडिता थी। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता, क्या करता है, हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। ऊंची जाति की जो महिलाएं हिंदू थी उन पर एक किताब लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत बार, ये पंडिता रामाबाई हैं, पूना में जो है ये विधवा गृह की स्थापना करती है, जो विधवाओं को स्वावलंबी बना सके। यह शारदा सदन के नाम से जाना गया। यह विधवा गृह जो है अब शारदा सदन के नाम से जाना गया। अब देखिए क्या होता है, रामाबाई ने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण ग्रहण किया। ये पंडिता थी लेकिन ईसाई धर्म ये ग्रहण कर लेती है, और इनके द्वारा विधवा गृह का स्थापना होता है। बाद में किस नाम से जाना गया, शारदा सदन के नाम से। याद रखिएगा कहाँ पर है, पूना में है, बार बार पूछा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए, जिससे रूढ़िवादी खेमे के लोग असंतुष्ट हुए और उन्हें उस सम्मान से वंचित किया जो एक विद्वान को मिलना चाहिए था। ये ईसाई बन जाते हैं, तो जो रूढ़िवादी खेमा था उनसे असंतुष्ट होता है और उनके जो विद्वानता है उनको उनसे वंचित कर देता है। मतलब कि उनको जो होता है, विद्वान हैं तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है। अब देखेंगे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी जो स्कूल देखते हैं इन्हीं के नाम पे, DAV है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। देखिए, एक ब्रह्म समाज था ना, एक प्रार्थना समाज, एक आर्य समाज, सबके अलग अलग हैं, इसी में फंसाता भी है। पहला ब्रह्म समाज कौन थे, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज कौन हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक था प्रार्थना समाज, हमने प्रार्थना समाज के बारे में यहाँ पर पढ़ा था ना, जिसका जो ये देख सकते हैं रनाडे जी, MG रनाडे,
प्रार्थना समाज कौन? तो एम.जी. रनारे। क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ हो गया, तीनों आपको हमने बता दिया, याद रखिएगा, नहीं तो फंसिएगा तो फिर से याद रखिएगा, फिर याद कीजिएगा, आगे यहाँ समझ लीजिएगा तो याद तो होगा ही। चलिए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने सामाजिक असमानता को दूर करने के हर संभव प्रयास किए, जिनमें मूल रूप से महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। वेदों को परम सत्य मानते थे। वेदों को ये क्या क्या कहते थे? परम सत्य है, और स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधन को कमजोर करने में बहुत प्रभावकारी रहे। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद। बहुत बार बार स्वामी विवेकानंद का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खासकर शिकागो के बारे में पूछा जाता है, कब गए थे प्रचार करने के लिए हिंदू धर्म का। तो देखिए ये है स्वामी विवेकानंद जन्म और उनकी काल आप याद रखिएगा 1863 से 1902। स्वामी विवेकानंद ने भारत में पिछड़ेपन और अवनति के लिए अपनी गुलामी और शिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा को जिम्मेदार माना। गुलामी भी और शिक्षा भी और भविष्य के प्रति निराशा, इसके जिम्मेदार मानते हैं। अपने देशवासियों की कमजोरियों के प्रति संकेत करते हुए विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा का माध्यम ही अपनाया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में स्थापित हो सके। और 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत की गूढ़ दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली। ये कब गए शिकागो? तो गए 1893 में। शिकागो कब गए? तो 1893। 1893 में कहाँ गए? तो शिकागो गए। किस लिए गए? तो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अब देखिएगा सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के कई प्रयास हुए एवं कई संगठन कायम किए गए। मुसलमान समुदाय में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद खां 1817 से 98 द्वारा किया गया। मुसलमान समुदाय में जागरण की शुरुआत कब की गई? तो 17 से 98 काल है, ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इनका काम शुरू होता है, द्वारा किया गया। और विस्तार यहाँ पर देखेंगे, इस्लामी समुदाय में सुधार लाने के दृष्टिकोण से वे शिक्षा के विस्तार में लगे। महिला उत्थान के क्रम में सर सैयद अहमद ने बहु विवाह, पर्दा प्रथा तथा तलाक के परंपरागत नियमों में आधुनिकता के अनुसार संशोधन के विचार सुझाए। पर शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लड़कों की प्राथमिकता मिली। इसी क्रम में शेख अब्दुल्ला ने पूरा करने का प्रयास किया। मतलब इस कमी को किसने पूरा किया? शेख अब्दुल्ला ने पूरा करने का प्रयास किया और महिला शिक्षा पर बल दिया, और महिला शिक्षा पर यह बल देता है। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बताया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जब भगवान का नाम लीजिएगा तो सब मानेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भगवान का नाम ले लीजिए, कुछ भी कह दीजिए। हाँ, ये था, इसमें देखिए लिखा है कुरान में, और ये देखिए लिखा है रामायण महाभारत और जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें। तो देखिए कैसे ये नब्ज कौन पकड़ लिए? ये नब्ज पकड़े राजा राम मोहन राय, और नब्ज पकड़े तो ये सब पकड़ लिया। सब ने किसी न किसी का यहाँ पर हवाला देते हुए कहा कि देखो ये इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है। अब तुम जो कह रहे हो ये कैसे है? जब इसमें कहा, प्राचीन ग्रंथ है, 2000 साल पहले बात ये लिखी गई, तो अभी कैसे हो सकता है? ये सब पूर्वज तुमको कैसे बोल दिए? लिखा हुआ बात न सही होगा? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? समझ गए? चलिए आगे हम चलेंगे कि नौरोजी फरदून जी, ये नौरोजी फरदून जी हैं, और पारसी समुदाय में भी स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किए गए। पारसी समाज के दादा नौरोजी
फरदून जी इनका नाम है। नौरोजी भाई जो दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 और नौरोजी फरदून जी, दो नाम याद रखिएगा। एक नौरोजी जो हैं फरदून जी हैं और एक दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। पारसी समुदाय के थे, समाज के थे दादा भाई नौरोजी, और इनका काल कब से कब है? 1825 से 17 तक। और एक हुए नौरोजी फरदून जी, इनका काल कब से कब है? 1817 से 1885 तक। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, आपको याद होगा। और इस वक्त तक इनका काल है। ये नौरोजी जी फरदून जी हैं, जो नौरोजी फरदून जी ने यहाँ पर दोनों ने मिलकर राष्ट्र गुफ्तार नामक जो है पत्रिका शुरू की। क्या नाम है? राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका का शुरुआत इन्होंने किया। दोनों ने ही शिक्षा के प्रसार के लिए, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया। नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरदोस्ती मंडल का गठन हुआ। यहाँ पर देखेंगे नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरदोस्ती मंडल का जो है यहाँ पर गठन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1903 ईस्वी के आने तक लगभग 50 महिलाओं को इस संगठन के साथ जोड़ा गया। इस संगठन को लगभग 36 वर्षों तक सेरेन माई एम कुरसेत जी की अध्यक्षता में चलाया गया। ये संगठन जो बना ये संगठन का नाम है स्त्री जरदोस्ती मंडल, और यह जो है 36 सालों तक किनके कार्यकाल में चला? तो ये सेरेन माई एम कुरसेत जी की अध्यक्षता में चलाया गया। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि डॉक्टर वीसी रॉय बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री की माता अघोर कामनी देवी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की गई। ये आपको पटना में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, किनके द्वारा ये जो है बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल खोला गया? तो ये जो है बीसी रॉय के माता जी के द्वारा खोला गया, अघोर कामनी देवी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ के रूढ़िवादी तबके के विरोध के बावजूद पटना में कन्याओं के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए गए, और यह विद्यालय 1867 में केवल 6 छात्राओं से प्रारंभ हुआ, और आज बिहार की राजधानी में इस शिक्षण संस्थान की अपनी पहचान है। इन्होंने शिल्प कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की। इसके अलावा जो है अन्य कन्या पाठशालाएं भी खोली गई, जिनमें रविंद्र बालिका विद्यालय 1931। कौन? तो रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर की बेटी ने की। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बेटी रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 में करती है। और माधुरी लता देवी 1903 में मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। ये सभी विद्यालय आज भी कन्या शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं। निम्न जाति की कन्याओं के लिए भी बिहार में 1910 से 45 के बीच पटना, मुंगेर, जमालपुर, गया इत्यादि शहरों में स्कूल खोले गए। बिहार में नारी शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी और जो है कबीर पंथ की भी सराहनीय भूमिका है। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं 1922 ईस्वी में पटना एवं देवघर में स्थापित हुई। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी ने भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना समाज और शिक्षण संस्थाएं खोली, जो आज जीर्ण अवस्था में है। अब देखेंगे यहाँ पे केशव चंद्र सेन ये हैं। अब बाल विवाह एवं विवाह की उम्र, तो वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। कब? तो वर्ष 1929 में। और इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। 18-16 याद रखिएगा, 1929 में 18-16, 18 लड़का 16 लड़की। और उससे पहले हमने देखा था ना कि 14 और 18 था। तो यह बाद में यह बढ़कर क्रमशः
21 और 18 कर दी गई, जो अभी भी है। अब यहाँ पर एक बात देखेंगे कि शेख अब्दुल्ला और उसकी पत्नी बेगम वाहिद जहाँ के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहाँ ने क्या खोला, तो अलीगढ़ कन्या विद्यालय। अभी क्या है, जो बाद में क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, समझ गए, के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कौन, तो रुकैया। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये पॉइंट देखिएगा कि इन्हें भी जाने। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ। ड्राफ्ट जो है पटना में तैयार हुआ 1871। यहाँ पर देखिए, शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में था और इस अमानवीय परंपरा को 1870 में अवैध घोषित किया गया। शिशु को आप मार नहीं सकते। 1870 के एक विशेष अधिनियम के द्वारा इस अपराध को प्रभावशाली ढंग से समाप्त कर दिया गया। सारे पॉइंट याद, ये शिशु वाला 1870 याद रखिएगा। और यहाँ पर 1861 है कि 1861 के अधिनियम से ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। दहेज जो है अवैध कब घोषित हुआ, 1861 में, लेकिन आज भी आपको देखने को मिलता है कि दहेज बिना शादी का, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी 4 चक्का चाहिए, 50 लाख चाहिए, थोड़ा नौकरी हो गया तो करोड़ तक पहुंचता है। आईएएस का बोली लगता है 2 करोड़ 3 करोड़। अब जो है, एक हम न्यूज़ चैनल सुन रहे थे, उसमें बोली दिखा रहा था जो लड़का का कितना कितना बोली लगता है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, खूब जो है मतलब स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। ऐसे अन्य कई राष्ट्रीय महिला संगठन स्थापित हुए, जिनमें राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे जो है महिला मोर्चों को तैयार किया गया, जो महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही थी। समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की पहल की। उनके द्वारा विशेषकर सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, बहु विवाह, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम को अपनाया गया। उनके अनुसार केवल शिक्षा ही ऐसा असमानता, रूढ़ि और दकियानुसी विचारों को दूर कर सकती है जिसने महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी देने से वंचित रखा था। महिलाओं से जुड़े ऐसे गंभीर संवेदनशील विषय को 19वीं सदी में स्वीकार किया गया, यह प्रयास को छोटा नहीं माना जा सकता। 20वीं सदी की शुरुआत से वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। ऐसी संस्थाएं आज भी बहुत सक्रिय है और ऐसी बहुत सी सुधार योजनाएं राज्य द्वारा संपोषित भी है। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया और महात्मा गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया एवं उनमें एक नया आत्मविश्वास जगाया। जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। यहाँ पर बिहार में देखिए तो यहाँ पर बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया है। पंचायती व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण की पहल है महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम माना जाता है। 50% जो है पंचायती राज चुनाव मुखिया में आप खड़ा होइएगा तब। चलिए, अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं के प्रति अपनाई गई असंवेदनशील परंपराओं को नकारा। उनके द्वारा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखी गई।
महिलाओं को समाज में समानता और जीने के पूर्ण अधिकार के लिए उन्होंने प्रयास किया। सती प्रथा के अमानवीय स्वरूप का घोर विरोध किया गया। बहु विवाह, बाल विवाह जैसे अप्रासंगिक प्रचलन को भी समाप्त करने के उपाय किए गए। पर्दा पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को भी समाप्त करने का आह्वान महिलाओं ने किया, जो इस काल की बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, पर्दा प्रथा द्वारा महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसी परंपराओं को तोड़ने का आह्वान महिलाओं द्वारा किया गया, जो इस काल की एक बड़ी उपलब्धि है। चूँकि महिलाओं को पहली बार समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर मिला एवं महिलाओं के प्रश्न एवं मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। और हालांकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपायों में कुछ कमी पाई गई, जिसमें ये प्रयास उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा। 20वीं सदी के आने तक जागरूकता की लहर समाज तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने स्वयं अपने अधिकारों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। क्योंकि पुरुषों के द्वारा केवल उनकी स्थिति में सुधार के उपाय किए गए थे, ये उपाय भी सीमित एवं अपर्याप्त पाए गए। चूँकि नियंत्रण और समिति उद्देश्य पर आधारित ये आंदोलन समय के साथ कम लगने लगे। महिलाओं ने अब स्वयं अपने उत्थान के साथ समानता के अधिकार प्राप्ति के लिए अपने संघर्षों को आज भी बनाए रखा है। वर्तमान समय में भी महिलाएं अपने उत्थान तथा समानता के अधिकारों के प्रति काफ़ी सजग हैं। उनकी जागरूकता ने सरकार का ध्यान एक तरफ आकृष्ट कराया है। ये सारे पॉइंट यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय है। यहाँ से लगभग आपसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रश्न चिन्ह लगाया गया किसके? अंग्रेजों के द्वारा। जेम्स के बारे में पढ़े थे ना? तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर समानता के प्रति जो है लगाया गया। और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा भी जाता है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर गलती कीजिएगा तो मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं तभी तो गलती कर रहे हैं। आप गलती कैसे करिएगा? पढ़िएगा तो गलती कैसे होगा? चलिए आगे चलिएगा कि शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही? तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं उन्हीं तक जो है वो शिक्षा सीमित रही। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? आपको हमने बताया था ना, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत जो होता है 1829 में होता है। और आपको जो सभ्य समाज, सभ्य सभा और जो है बनता है, यह कब बनता है? तो ये बनता है 1828 को। और यहाँ पर है जो विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? कौन थे? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। विधवा पुनर्विवाह के प्रति अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। अगला है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये भी जो है 29 में ही पारित हुआ। 1829 ये 1929 है। 1929 ये 1829। सती प्रथा 1829 और बाल विवाह जो होगा वो 1929। ठीक है, इसको सही करिएगा। चलिए, तो आपका चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।